बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। उस शख्स ने अपने इन तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे हत्ता कि उसे मर्ज़ल मौत ने आन लिया। इसने अपने तीनों बेटों को नसीहत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। इसके साथ ही उसकी रूह कब्ज़ होगी। यह ख़ुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फ़ैसला करें, किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फ़ैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और उनसे कोई हल मांगें। तीनों अपने ज़ादे राह के साथ शहर के लिए रवाना हुए। रास्ते में इन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिरता था। इन तीनों भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तुम्हारी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? उस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई ही एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? उसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब आप जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने इसे हरगज़ नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। इसने फ़ैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। इसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना फ़ैसला, अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियाँ बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाब अली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी थी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने इससे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का वैसे ही बामान मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था कि यह जानवर लंगड़ा भी है। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेरते हैं, जबकि जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था। तो इसका एक ही मतलब था कि इसकी ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोच कर कोई हल बताता हूँ। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो इन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब किया और इन तीनों से मुखातब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था कि यह कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो इसने इतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर इसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया, गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि सारा चर्बी नमा था जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी।
قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، کس نے کہا یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا، میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیوں کر یہ لگا؟ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہیں تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی خاتون ایسی ہے جو حمل سے ہے اور جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ یہ دوسرا عبداللہ ہے جسے باپ کے ترکہ سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ میں والد حرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیوں کر معلوم ہوا میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں کر؟ اسے مخاطب کیا، کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے والد حرامی کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ تیسرے عبداللہ کا کیا معاملہ ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا، تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا۔ اسے گھر لایا، اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ تو اس طرح یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایک حرامی کو پہچانتا ہے اور قاضی نے فیصلہ سنا دیا۔ تو ایسی عرب کی حکایتیں جو بڑی سبق آموز اور دلچسپ ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔